चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आपका ये मुतालबा था कि कमीशन के बजाय फुल कोर्ट बेंच इसको सुने, लेकिन चलें फुल कोर्ट तो नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच बन चुका है। इस पर आप इत्मीनान रखते हैं? देखिए, खुशाइन बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इस पे सोमोटो ले लिया, क्योंकि अदलिया की आज़ादी से रिलेटेड ये था। और अगर आप सिंगल मेंबर कमीशन बना ले और वो कमीशन बनता है हुकूमत के सवाबदीद पे और वो अंडर द इंक्वायरी कमीशन एक्ट बनता है, तो वो जैसे भी शायद वो साबिका चीफ जस्टिस हो या जज साहब रिटायर्ड जज हो, उसके इख्तियारात के तनाजुर में उस एक्ट के अंदर उसके इख्तियारात होते हैं सिविल जज के बराबर। तो ये मैटर सिविल जज के बराबर के स्टाइल का नहीं था, बल्कि अदलिया के इंडिपेंडेंस का था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा किया कि सोमोटो ले लिया। और पहले भी ऐसा ही होता रहा है कि जब जब अदलिया की आज़ादी रिलेटेड कोई इशू आया तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद आर्टिकल 184(3) में सोमोटो लेके या पिटीशन इंटरटेन करके कार्रवाई की है। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट से हमारी इस्तदा ये जरूर होगी कि पास प्रेसिडेंट की लाइट में इस बेंच को बढ़ाया जाए, मिनिमम 12 हो जाए और या फुल सुप्रीम कोर्ट बैठे, क्योंकि पहली भी जो केसेस अदलिया से रिलेटेड आए हैं वो 9 से ज्यादा जजेस में देखा है, मिनिमम 9 जज या 12 जजेस में देखा है ऐसे केसेस को। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए बेहतर है कि लार्जर बेंच बना ले बजाय 7 जजेस की, वो सुने। अदील वड़ैच ने हमें एक ज्वाइन किया है, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हैं। अदील, अब साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक जिलानी दस्तबरदार हो चुके हैं। उन्होंने इंक्वायरी कमीशन के सरबराही से इनकार कर दिया है और अब सुप्रीम कोर्ट ही इस मामले को खुद देखने जा रही है, तो किस तरह की सूरत हाल बनने जा रही है? देखिए, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी ने पहले ही कर दिया था और तहरीरी तौर पर कर दिया था। ये खास तौर मंजर आम पर आया, लेकिन यकीनन उन्होंने अदलिया को भी कन्वे किया होगा। और जो खत बता रहा है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को चूंकि ये फॉर्मली कन्वे कर दिया, तो उन्होंने इनफॉर्मली भी इससे पहले यकीनन कहा होगा कि उन्होंने माजरत कर ली। उसकी रीजन ये है कि पहले तो जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी ने हामी भर ली, उसके बाद वो खत में ये लिखते हैं कि जब उन्होंने TOR का जायजा लिया और उन्होंने जो जज साहिबान की जानिब से खत लिखा गया उसका खत का जायजा लिया, तो उसके बाद वो ये समझते हैं कि ये वायलेटिव है जो जुडिशल प्रोप्राइटी है, क्योंकि इसमें ये जुरिस्डिक्शन है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जिसे कहा जाता है, ये उसके दायरा इख्तियार में आता है ये मामला। और उन्होंने चीफ जस्टिस साहब से सलाह की है कि इस मामले को अपने इंस्टीट्यूशन के लेवल पे हल किया जाए। और वो ये समझते हैं कि ये मामला जो है वो इस दायरा कार में नहीं आता और आर्टिकल जो 209 है जो जजेस से मुतल्लिक है, जजेस के कंडक्ट से मुतल्लिक है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से मुतल्लिक है, तो ये उसके दायरा इख्तियार में नहीं आता। और वो ये कहते हैं, उन्होंने रिप्रोड्यूस किया है वो पैराग्राफ जो कि 6 जज साहिबान ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा है। और इसमें उन्होंने कहा है कि ये रहनुमाई मांगी है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से कि इसमें उन्होंने किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, किस तरह से रिएक्ट करना है, क्योंकि इसमें कोई ऐसी गाइडेंस जो है वो नहीं दी गई कि जजेस का जो कोड ऑफ कंडक्ट है इससे मुतालिक। तो इसमें जो सबसे सुपीरियर बॉडी है वो इसमें हमें हमारी रहनुमाई करे। तो ऐसे में जो जज साहिबान हैं उन्होंने जो ये खत लिखा, तो जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी ने इसमें सिर्फ एक चीज बुनियाद बनाई है, इसमें कोई कंट्रोवर्सी या कोई अपनी जाती मसरूफियत नहीं, बल्कि उन्होंने कहा है कि उन्होंने ये तमाम चीजों का जायजा लेने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये उस दायरा इख्तियार में नहीं आता जिसमें ये कमीशन बना दिया गया है। और इसको अल्टीमेटली इंस्टीट्यूशनल लेवल पे हल होना है और इंस्टीट्यूशनल लेवल पे मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो इसको एड्रेस करें और उसको रिजॉल्व करें। तो सूरत हाल ये बता रही है कि ये मामला क्योंकि पहले अदलिया को कन्वे शायद हो गया था और यही वजह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इसको मोटो लिया गया और अब ये मामला मुकम्मल तौर पे अदालती महाज पर आ गया है। यही जो कुछ फरीकैन जो थे इस मामले में उनकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि इस मामले को खुद अदलिया सुने, और ऐसा मालूम होता है कि जी बिल्कुल। अदील, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और हमने देखा कि बैरिस्टर गौहर भी बार बार ये कह रहे थे कि इस कमीशन की बजाय फुल कोर्ट रेफरेंस होना चाहिए, उसमें इस बात को डिस्कस होना चाहिए। उनका एक हद तक तो मुतालबा जो था वो हम कह सकते हैं कि माना गया है, लेकिन फुल कोर्ट फिर भी बेंच नहीं बना, लार्जर बेंच बना है 7 रुकनी। अब फिर भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार रहेंगे?
देखिए वहां पर तो ये भी प्लान किया जा रहा था कि जी फलां जज साहब जो है इसमें ना बैठे, फलां जज साहब इसमें नहीं ठीक है बैठना चाहिए। अदील, आप साथ ही रहिएगा। हसन रजा पाशा साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर कानून। हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने के लिए। ये जो अभी सारी सूरत हाल पैदा हुई है और जो साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक जिलानी साहब हैं उन्होंने भी माजरत कर लिया है। दूसरी जानिब सुओ मोटो के तहत 7 रुकनी लार्जर बेंच भी बन चुका है और वो बुध को अब समाअत करेगा। कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को? देखिए, जब 7 रुकनी बेंच उसकी तश्कील हो गई और सुओ मोटो ले लिया, 3 रुकनी कमेटी जिसको हेड करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने फैसला किया कि हम सुओ मोटो लेते हैं और प्रिंसिपल सीट पे जो 7 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान मौजूद हैं उन पे मुश्तमिल बना दिया। तो मेरा ख्याल है कि यूं ही ये खबर ब्रेक हुई तो उसके बाद जनाब तसद्दुक जिलानी साहब, चीफ जस्टिस तसद्दुक जिलानी साहब ने माजरत कर ली। यकीनन उन्होंने यही सोचा होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले लिया तो फिर ये कमीशन इररेलेवेंट हो जाएगा और इसीलिए उन्होंने सरप्राइज से माजरत कर ली। तो मेरा ख्याल है कि 7 मेंबर्स बेंच प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत बना है, इसीलिए बना है। फुल कोर्ट इसलिए नहीं बनाई गई कि इसमें आपको याद होगा कि एक और प्रोविजन डाली गई प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में और वो थी एपेलेट अपील की, यानी कि अगर कोई सुओ मोटो लिया जाता है तो फिर उसकी अपील भी प्रोवाइड कर दी गई। तो ये शायद इसी वजह से फुल कोर्ट नहीं बना कि अगर इसका फैसला कोई आता है और जो एग्रीव्ड पार्टी है उसको अपील का हक दिया जाए, तभी 7 मेंबर्स बेंच जो है वो उसको उसकी तश्कील दी गई। लेकिन हसन साहब, अगर अपील का उस वक्त हक उनको मिल जाता, अगर दोबारा ये 7 रुकनी बेंच फैसला करता है, अपील का हक मिलता है, तो जो बेंच के जजेस होंगे वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन फुल कोर्ट में यकीनी तौर पर उन्हीं जजेस के सामने दोबारा अपील भी होनी थी। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम ये भी देखेंगे, बैरिस्टर गौहर बार बार ये कह रहे थे कि फुल कोर्ट बेंच ही होना चाहिए, फिर वो क्यों समझते थे कि फुल कोर्ट बेंच ज़्यादा ज़रूरी है? वो दरअसल देखिए बात ये है कि एक प्लानिंग के तहत इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। अपील और रिव्यू में फर्क है। अगर दोबारा अगर फुल कोर्ट होती और फिर दोबारा अगर कोई एग्रीड पार्टी उसके खिलाफ जाती तो वो रिव्यू में जाती और रिव्यू का जो स्कोप है वो बड़ा महदूद होता है। और आपको ये भी पता है कि रिव्यू में अमूमन केसेस वो फौरी तौर पे उनको डिसमिस कर दिया जाता है क्योंकि बहुत लिमिटेड स्कोप है। लेकिन अपील जो है वो कॉन्टिन्यूशन समझी जाती है बेसिक प्रोसीडिंग्स की, लिहाजा उसके लिए वो एपेलेट जो अथॉरिटी है, जो एपेलेट बेंच होगा, वो फिर दोबारा रीओपन कर सकता है तमाम एविडेंस को और तमाम प्रोसीडिंग्स को। तो अपील ज्यादा साहिब है बजाय इसके कि आप उसकी तरफ जाएं, रिव्यू की तरफ जाएं। तो जबकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जब स्पेसिफिक प्रोविजन डाल दी गई कि एग्रीड पार्टी अपील कर सकती है, तो इसीलिए ये 7 मेंबर्स बेंच रखा गया। बिल्कुल ठीक सर, काइंडली साथ ही रहेगा। हाफिज एहसान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। साहब बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने के लिए। ये जो सारी सूरत हाल पैदा हुई है इस वक्त, आप इसको कैसे देखते हैं? और दूसरी जानिब ये जो अब 7 रुकनी बेंच बना है सुप्रीम कोर्ट का, इसके सामने कौन कौन से मेन पॉइंट्स होंगे और यकीनी तौर पर फिर ये जो हाई कोर्ट के जजेस हैं जिनका खत था, इनको भी बुलाया जाएगा, इनसे भी पूछा जाएगा? रहमान रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। पिछले 5 दिन के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर इंसिडेंट हो रहे हैं वो अनप्रेसिडेंटेड है। पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री के अंदर अनप्रेसिडेंटेड था कि पाकिस्तान में एक हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस जो हैं वो लेटर लिखते हैं अपने चीफ जस्टिस को बाईपास करके। अनप्रेसिडेंट इसके अंदर ये था कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट कंसेक्टिवली 2 दिन इसके ऊपर फुल कोर्ट की मीटिंग करती है। अनप्रेसिडेंटेड था कि फुल कोर्ट की मीटिंग के बाद जो है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जाता है और वो प्राइम मिनिस्टर अपने अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर के साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और प्यूने जज को मिलते हैं। और ये भी अनप्रेसिडेंटेड है कि अब जब फुल कोर्ट ने एक मामला थ्रू प्रेस रिलीज जो है उसका वे फॉरवर्ड बताया था और उसके बाद आर्टिकल 184(3) की जुरिस्डिक्शन जो है सेक्शन 3 जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसके नीचे एक्सरसाइज की गई है। और अब ये भी अनप्रेसिडेंटेड है कि एक पाकिस्तान का फॉर्मर चीफ जस्टिस जो है जिसने पहले इस कमीशन
कमीशन की कॉन्फ्रेंस थी और उसके बाद उसको जो उन पे कॉन्फिडेंस किया उसको उन्होंने थैंक्स बोला और अब सुप्रीम कोर्ट ने जो कॉग्निजेंस लिया है उसके बाद उन्होंने भी अपनी जो चेयरमैनशिप है या उसके अंदर काम करने से माजरत कर ली है। तो मेरा ख्याल ये है कि हम चूंकि बहुत सारी चीजें हम मीडिया पे आ गए हैं, ऑप्टिक्स पे आ गए हैं, सोशल मीडिया पे आ गए हैं, तो ये सारे फोर्स इवेंट्स हैं जो पिछले 5 दिन से इस मुल्क के अंदर जो है वो हो रहे हैं। एक चीज वाजे थी फुल कोर्ट की मीटिंग के बाद कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की ये प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती क्योंकि आर्टिकल 209 जो है वो जजेस के मिसकॉन्डक्ट को देख सकता है, इन्वेस्टिगेशन को नहीं देख सकता। एक चीज वाजे थी कि इसके लिए जो बेस्ट लॉ है वो पाकिस्तान कमीशन ऑन इंक्वायरी एक्ट है, उसके नीचे होनी चाहिए। अब आर्टिकल 184(3) के नीचे जो है ना इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, ना इस चीज को प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। और अब भी मेरा ख्याल ये है कि अगर तसद्दुक गिलानी साहब इस कमीशन की चेयरमैनशिप से रिग्रेट न करते तो पहला क्वेश्चन यही आना था कि क्या जब फेडरल गवर्नमेंट ने कमीशन बना दिया है तो 184(3) की जुरिस्डिक्शन की लीगल जस्टिफिकेशन है या नहीं है। और अब चूंकि उन्होंने अपना नाम विड्रॉ कर लिया, अब अगली जो चीज आएगी वो ये आएगी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 184(3) के नीचे एक नया कमीशन जो है वो प्रपोज करेगा। मुमकिन है जिस तरह मीडिया कमीशन बना था या उसके बाद जो आपका मेमोगेट एक कमीशन बना था, 184(3) के नीचे एक एप्लीकेशन आई थी, लेकिन इस 184(3) की जो सेक्शन 3 के नीचे जुरिस्डिक्शन आई है। हाफिज एहसान साहब साथ रहिएगा।